दोस्तों, आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की राह पर उनके बेटे भी चल पड़े हैं। बिहार चुनाव में अभी 6 महीने बाकी है, लेकिन लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव अभी से महागठबंधन सरकार की तैयारी कर रही है। वहीं पर बड़े बेटे तेज प्रताप यादव तो इस बात को लेकर के इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने अपनी उस सरकार में पटना के जिलाधिकारी का नाम भी फाइल कर दिया है। जी आपको बता दूं कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वो वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर आए थे। यहाँ पर उन्होंने तेज प्रताप यादव ने प्रिंस राज को कहा कि अभी तो आप ट्रेनिंग में जाइएगा एक कार्यक्रम में, तब तक हम बिहार में सरकार बनाने का काम करेंगे, फिर आपको पटना का डीएम हम बनवाएंगे। तेज प्रताप यादव यहीं पर नहीं रुके। तेज प्रताप यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय की जीत असल में अभी हुई है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि पहले हम लोगों के बाप दादाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार होता था, भली भांति सब लोग जानते हैं। हम लोग मेहनत करना जानते हैं, चाहे जिस लाइन में जाएं। दूसरे राज्य के लोग हमें हीन भावना से देखने का काम करते हैं। बिहार में वह बात है जो प्रिंस राज ने ये साबित कर दिया है किस तरह से उन्होंने इसकी तैयारी की है। इसके लिए हम मेहनत किया और फिर हर तरीके की परेशानियों का सामना करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे संगठन की तरफ से इसको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, पहलगाम में हुए हमले के विरोध में बिहार के बेतिया से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ पर कुछ लोगों ने सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बिछा करके सड़क पर चिपका दिया, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए झंडे को कब्जे में ले लिया है। जब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, साथ ही साथ पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जब घटना बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घरदान पोहर चौक की है, जब सोमवार को अज्ञात लोगों ने सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बिछा करके चिपका दिया। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने झंडे को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने लोगों को समझाया कि विरोध करने के कई तरीके हैं। सड़क पर झंडा बिछाना सही नहीं है। जब लोगों का मानना है कि बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर हुए हमले से नाराज किसी व्यक्ति ने सड़क पर पाकिस्तान का झंडा चिपका दिया। लोगों ने सड़क पर बिछाए गए पाकिस्तानी झंडे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। वहीं पर सदर के सब डिवीजन पुलिस अफसर विवेक दीप ने बताया है कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से सड़क पर बैनर चिपकाने वाले की पहचान करने की कोशिश हो रही है। यह मामले की जाँच की जा रही है। मामले में नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। लोगों को शांति बनाए रखने और फिर अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही है। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि सैलरी को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आ गया है। आपको बता दूं कि बिहार के बीएन मंडल विश्वविद्यालय यानी कि बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा के 37 संबंध डिग्री महाविद्यालय के लिए 37 करोड़ 71,91,500 रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है। इनमें 35 महाविद्यालयों को स्नातक शैक्षणिक सत्र 2014 से 17 के छात्र छात्राओं की परीक्षा फल के आधार पर 29 करोड़ 13,80,400 रुपये दिया गया। जैसे शिक्षा विभाग द्वारा विमुक्त की गई राशि में से एक महाविद्यालय को स्नातक शैक्षणिक सत्र 2010-13 से 2014-17 तक के छात्र छात्राओं के परीक्षा फल के आधार पर 6 करोड़ 83,70,300 रुपये एवं एक अन्य महाविद्यालय को स्नातक शैक्षणिक सत्र 2012-15 से 2014-17 तक के छात्र छात्राओं के परीक्षा फल के आधार पर 1 करोड़ 74,40,800 रुपये जारी किया गया है। दोस्तों, मेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। जहाँ बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 5 मई से स्टार्ट हो गई है, जो कि निर्धारित अंतिम तिथि 26 मई 2025 तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वह तय तिथि के अंदर केवल ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। वहीं पर बिहार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग के साथ ही सीसीएच या फिर जीएनएम कोर्स पास होना अनिवार्य है। वहीं पर भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 साल से कम और फिर अधिकतम आयु 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को ऊपरी उम्र में छूट प्रदान की जाएगी। आयु की गणना 1 अप्रैल 2025 को ध्यान में रख करके की जाएगी। दोस्तों, एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी राजद के युवराज तेजस्वी यादव से किस कदर खफा है ये साफ साफ दिखा है। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दो टूक कह दिया है कि तेजस्वी यादव में मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं उन्हें
पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं मानता, वह परिवारवाद की उपज है। एक निजी न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें पोटेंशियल सीएम कैंडिडेट के तौर पर न देखने के पीछे कई कारण है। वह गया जमाना कि कोई बड़े बाप का बेटा आ जाएगा तो फिर वही राजा होगा, जहाँ वह गया जमाना जब भारत अब बदल गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है कि तेजस्वी यादव क्यों लीडरशिप करेंगे, बल्कि अख्तरुल ईमान लीडरशिप करेंगे, तौसीफ आलम साहब लीडरशिप करेंगे। हम कब तक सेकेंडरी बन करके रहेंगे, उनके पीछे हाथ झुका करके, सिर झुका करके कब तक खड़े रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम आगे बढ़ेंगे, वहीं पर अपनी लीडरशिप बनाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो पढ़ा लिखा होता है वह मैथ जानता है और फिर जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसमें कॉमन सेंस होता है, लेकिन ये बेचारे दोनों से महरूम हैं। जहाँ 19 सीटें हम लड़े, 5 हम जीते, 9 पर आप जीते हमारे खिलाफ, बाकी पर बीजेपी जीती, और जीती भी तो हमारे पास इतने वोट नहीं थे कि हम किसी को हरा सके या फिर जिता सके। तो फिर किसी की नासमझी का हमारे पास कोई इलाज तो नहीं है ना। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम कोई ठेका लेकर के थोड़ी ना बैठे हैं कि आपको हम कंधे पर बैठा करके दूल्हा बनाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बहुत हो गया ना, कितने साल करेंगे, हमको अपनी लीडरशिप बनानी है। हम सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वो करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मेरे नाम से लालू तेजस्वी को बेचैनी हो जाती है, तो फिर हम क्या करें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार विधानसभा के मौजूदा विधायकों में 68% दागी हैं। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। जब बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर के तैयारियां तेज हो गई है। अपने तरफ से सभी नेता और फिर पार्टियां जनता को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव थोड़ा अलग होने वाला है। जहाँ हर बार की तरह इस बार भी बिहार में 2 गठबंधन एक दूसरे को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरेगी, लेकिन इस बार चुनाव में एक नया चेहरा दोनों गठबंधनों को चुनौती देने का दावा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक के लिए काम कर चुके पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर को अब पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इस बार वे खुद अपनी जीत की स्ट्रेटजी लगाने में जुटे हुए हैं। बतौर नेता बिहार की जनता के बीच में पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं। जहाँ हर राज्य की जनता अपना नेता अलग अलग पैरामीटर के मुताबिक चुनती है। जैसे कुछ लोग ये देखते हैं कि राज्य में पहले के मुकाबले अपराध कितना बड़ा है, वहीं पर कुछ लोग ये देखते हैं कि पहले के मुकाबले अपराध कितना कम हुआ है। अभी हम उन लोगों के लिए खास जानकारी के लेकर आए हैं। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हर चुनाव, यानी कि लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में उम्मीदवारों से लेकर के विधायकों द्वारा दी गई जानकारी की जाँच करती है, जिससे ये पता चलता है कि किस उम्मीदवार ने कितनी सही जानकारी दी और फिर कितने गलत। साथ ही साथ सही डेटा भी निकाल करके सामने आता है। जहाँ इस संस्था ने बिहार के नेताओं के हल्फनामे को भी चेक किया है, जिसमें कई विधायकों के साथ कई चिट्ठे खोले हैं। इस संस्था के रिकॉर्ड के मुताबिक 2020 विधानसभा चुनाव में जीत पाने वाले प्रत्याशियों में लगभग 68% विधायकों पर किसी न किसी तरीके का मामला चल रहा है। वहीं पर 2015 में 243 में से 142 विधायकों ने खुद पर मामला दर्ज होने की जानकारी दी थी। वहीं 2010 चुनाव में दायर किए गए हल्फनामों की जाँच के मुताबिक लगभग 58% विधायकों पर केस दर्ज पाए गए थे। वहीं पर 2005 में लगभग 117 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 67 विधायकों पर हत्या का मामला दर्ज था। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐसे ऐलान के बाद विधायक अपना हल्फनामा दायर करेंगे, जिससे पता चलेगा कि इस बार कितने विधायकों पर दाग लगा है। वहीं पर एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरने की तैयारी में है। इस गठबंधन में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी अपना योगदान देंगे। वहीं पर दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और फिर कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेगी। इस महागठबंधन में इन 2 पार्टियों के अलावा विकासशील इंसान पार्टी और वाम दल भी शामिल है। इन 2 गठबंधनों के अलावा प्रशांत किशोर अकेले ही बिहार में बाहर लाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि किस पार्टी और किस नेता को बिहार की जनता ने अपना समर्थन दिया है। दोस्तों, देश में बढ़ती गर्मी और लू से होने वाले जानमाल के खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अब सक्रिय हो गया है। जब आयोग ने बिहार सहित 11 राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर के निर्देश दिए हैं कि वे गर्मियों में विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, बाहरी कामगारों, बुजुर्गों, बच्चों और बेघर लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल एहतियाती कदम उठाएं।
वहीं पर NHRC ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है कि 2018 से 2022 के बीच गर्मी और लू से 3758 लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़ा दर्शाता है कि इस प्राकृतिक आपदा को हल्के में नहीं लिया जा सकता और इससे निपटने के लिए एकीकृत और फिर समावेशी रणनीति की आवश्यकता है। वहीं पर आयोग ने अपने पत्र में राज्यों को कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें लू और गर्मी से प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आश्रयों की व्यवस्था की जाए। जब प्रभावित वर्गों को पेयजल, छाया और फिर प्राथमिक चिकित्सा की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। वहीं पर बाहरी मजदूरों के लिए काम के समय में बदलाव किया जाए ताकि वे दोपहर की भीषण गर्मी से बच सके। जब वहीं पर अस्पताल में लू से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए मानक प्रक्रिया तैयार और लागू की जाए। बिहार में हर साल गर्मी और लू के कारण गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है। दोस्तों, नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब यह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री अपने फैसले खुद नहीं ले रहे हैं, बल्कि कोई और उन्हें चला रहा है। एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि पहले इधर उधर चले गए थे, अब नहीं जाएंगे। इससे साफ है कि फैसला किसी और का था। यही तो मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री हाईजैक हो चुके हैं, थक चुके हैं, अब वे स्वयं निर्णय नहीं लेते, कोई और उनके लिए फैसले ले रहे हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार अब अपनी ही सरकार पर नियंत्रण खो चुके हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को शायद अपने ही उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम भी पता नहीं होंगे। अब सरकार कुछ रिटायर अधिकारियों के भरोसे चल रही है। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने कुछ मंत्रियों को तलब करके मीटिंग की। हो सकता है कि ये जानने के लिए कि राज्य में यानी कि बिहार में भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है और कलेक्शन कितना हुआ है। जब उनसे पप्पू यादव और कांग्रेस के बीच चुनावी समीकरण पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं दी। दोस्तों, बिहार की जीवन रेखा मानी जाने वाली गंगा नदी पर आने वाले वर्षों में कुल 9 मेगा पुल अस्तित्व में आ जाएंगे, जिनमें से अकेले 6 पुल पटना जिले में प्रस्तावित हैं या फिर निर्माणाधीन है। इन पुलों के चालू हो जाने पर गंगा नदी पर राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में कुल 16 पुलों का नेटवर्क तैयार हो जाएगा। वर्तमान में गंगा नदी पर कुल 7 पुल परिचालन में है। राजधानी पटना में गंगा नदी पर जिन 6 नए पुलों का निर्माण किया जा रहा है या फिर जिनके लिए मंजूरी दी जा चुकी है, ये 6 लेन का पुल लगभग बनकर के तैयार है। ये पुल मोकामा क्षेत्र में स्थित है और गंगा पार के क्षेत्र को पटना जिले से जोड़ने में सहायक होगा। वहीं पर सारण जिले के दिघवारा से पटना के शेरपुरा के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल का निर्माण कार्य जारी है। ये पुल पटना के रिंग रोड प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ होगा, जिससे क्षेत्रीय यातायात को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं पर दीघा सोनपुर के बीच स्थित मौजूदा जेपी सेतु के समानांतर एक नया 6 लेन पुल प्रस्तावित है, जिसे सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। ये पुल मौजूदा गांधी सेतु की दबाव को कम करेगा। यह निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। ये 6 लेन पुल राज्य सरकार की निधि से बन रहा है और इसका निर्माण 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। वहीं पर पटना के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी गंगा नदी पर नए पुलों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मौजूदा विक्रमशिला सेतु के बगल में एक नया 4 लेन पुल बनाया जा रहा है, जो भागलपुर को उत्तरी बिहार से बेहतर रूप से जोड़ेगा। दोस्तों, आईपीएल में 35 गेंदों पर शतक जड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी पर पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दूं कि आईपीएल में 35 गेंदों पर शतक जड़ने वाले 14 साल के वैभव सूर्यवंशी इन दिनों चर्चा में है। हर कोई उनके बल्लेबाजी का कायल हो गया है। अब पीएम मोदी ने भी उनकी जम करके तारीफ की है। जब पीएम मोदी ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर के कहा कि जो जितना खेलेगा वह उतना खिलेगा। आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने पाटलिपुत्र स्टेडियम में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के उद्घाटन समारोह में कहा कि उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखी है। उन्होंने कहा है कि हम सभी ने आईपीएल में बिहार के बेटे वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन देखा है। वैभव ने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। उनके खेल के पीछे उनकी मेहनत तो है ही, लेकिन अलग अलग स्तर पर मैच खेलने से भी उन्हें मदद मिली है। इसका मतलब है कि जो जितना खेलेगा वह उतना ही खिलेगा। आपको बता दूं कि 14 वर्षीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिताब अपने सिर्फ तीसरे आईपीएल मैच में 35 गेंदों में शतक लगाया और पुरुष T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने। वो आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। या वहीं पर सबसे तेज आईपीएल शतक लगाने के मामले में क्रिस गेल के बाद वे दूसरे नंबर पर आते हैं।
दोस्तों, सांसद छोड़ करके विधायकी लड़ेंगे पप्पू यादव। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार चुनाव को लेकर के महागठबंधन तैयारियों में जुटा हुआ है। अब तक 3 बड़ी बैठक हो चुकी है, जहां साझा कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। समन्वय समिति का भी ऐलान हो गया है, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की है, जहां पर आरजेडी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी तेजस्वी को ही महागठबंधन का नेता बता रही है। वहीं पर महागठबंधन के अहम घटक दल कांग्रेस इस मुद्दे को टालता नजर आया है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लाउरू कह चुके हैं कि सीएम का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला चुनाव परिणाम के बाद विधायक दल की बैठक में होगा। वहीं पर सीपीआई माले भी कह चुके हैं कि बहुमत आने पर जो सबसे बड़ा दल होगा उसी का मुख्यमंत्री होगा। इन सब के बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी कांग्रेस की बनाई रणनीति पर चल रहे हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस पप्पू यादव को लिफ्ट नहीं दे रही है। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का आदेश हुआ तो वे सांसद छोड़ करके विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अगर बिहार का नेतृत्व करना है तो फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ही है जो महागठबंधन में सहयोगियों का सम्मान करती है और साथ लेकर के चलती है। महागठबंधन में सभी दल एक दूसरे के पूरक होते हैं। देश में महागठबंधन की राजनीति चल रही है। यूपी और बिहार में सहयोगियों के बिना बीजेपी क्या है। दोस्तों, बिहार के शिवहर लोकसभा क्षेत्र के 4 विधानसभा में इस बार राणा नाम की गूंज सुनाई देगा, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में शिवहर, बेलसन, ढाका और मधुबन विधानसभा से 4 राणा जी चुनावी मैदान में उतरेंगे, जिसे लेकर के सभी तैयारियों में जुट गए। यह देखना दिलचस्प होगा कि चारों राणा जी में जनता किसको ताज पहनाती है। आपको बता दें कि कल ढाका में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए शिवहर के पूर्व सांसद के पुत्र राणा रंजीत को बतौर ढाका से विधानसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया। आपको बता दूं कि राणा रंजीत लोकसभा का चुनाव ओवैसी की पार्टी से लड़ चुके हैं, जब वहीं पर उनके बड़े भाई राणा रणधीर सिंह मधुबन से विधायक हैं, जिनको इस बार भी बीजेपी से उम्मीदवार होंगे। जबकि शिवहर के पूर्व विधायक राणा रणकार भाजपा के टिकट के दावेदार हैं। बताया जाता है कि टिकट नहीं मिलने पर वे निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। जबकि विल्सन विधानसभा से राणा रणधीर सिंह चौहान जदयू के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं और लगातार क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं। वहीं पर पूर्व में उनकी पत्नी 3 बार बेलसन से विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। ऐसे में चर्चा है कि राणा नाम की गूंज इस बार शिवहर संसदीय क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्र में सुनाई देगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चारों राणा के पास अपना मजबूत वोट बैंक भी है। देखना है कि जनता किस किस राणा को विधायक बनाती है। दोस्तों, आज के दौर में प्यार में धोखा देने और फिर रिश्ते में दरार आने की खबरें खूब सुनने और पढ़ने को मिलती है। वहीं पर प्यार और रिश्ता निभाने की कहानियां कम ही सामने आती हैं, लेकिन एक अमर प्रेम की कहानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सामने आई है। यहाँ एक प्रेमी ने अपने मृत प्रेमिका की अंतिम विदाई से पहले उसकी मांग में सिंदूर भर करके उसे अपनी पत्नी बनाया। साथ ही साथ प्रेमी ने फैसला किया है कि अब उम्र भर शादी नहीं करेगा। प्रेमी युवक का नाम सागर बारिक है। यह युवक कोलकाता का रहने वाला है। वहीं पर मृतक युवती मौली मंडल हावड़ा की रहने वाली थी। सागर 23 साल की मौली से प्यार करता था। मौली को साल 2023 में बीमारी ने जकड़ लिया। जब जांच कराई गई तो पता चला है कि उसको कैंसर है। जब उसकी कीमोथेरेपी हुई, जिसके बाद उसकी सेहत में सुधार हो रहा था। सागर और मौली जल्दी शादी करने का भी मन बना चुके थे, लेकिन 2 मई को अस्पताल में मौली ने दम तोड़ दिया। जब मौली के अंतिम संस्कार से पहले उसकी शादी की रस्में पूरी की गई, जब सागर ने मौली की मांग में सिंदूर भरा और उसके पिता के घर से दुल्हन की तरह अपने घर ले गया। वहां से मौली को उसकी अंतिम यात्रा पर ले जाया गया। जब सागर ने कहा कि मौली की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता था। दरअसल मौली ने बहुत पहले सागर को अपने कैंसर की बीमारी के बारे में बता दिया था। मौली चाहती थी कि वह कालीघाट के मंदिर में पूजा करें, लेकिन सागर को अफसोस है कि वह मौली की इस अंतिम इच्छा को पूरा न कर सका। वहीं पर मौली के भाई अनिमेश ने कहा कि उसकी बहन बहुत किस्मत वाली है कि उनके जीवन में सागर आया। मौली के भाई ने बताया है कि सागर और उसके पूरे परिवार ने सबसे कठिन समय में मौली का साथ दिया। दोस्तों, कोसी स्नातक क्षेत्र से जदयू के प्रत्याशी रहे संजीव चौहान ने अपने समर्थकों के साथ रविवार को राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें राजद की सदस्यता ग्रहण कराई, जिसके बाद संजय चौहान के समर्थकों ने राजद के प्रति अपना विश्वास जताते हुए सदस्यता ग्रहण किया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनके राजद में शामिल होने से पार्टी का जनाधार भी बढ़ेगा। मौके पर राजद के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव, पूर्व मंत्री बीमा भारती और भी कई सारे नेता मौजूद थे। सदस्यता ग्रहण करने के बाद संजय ने बताया है कि वे पिछले
25 साल से शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं। समाज सेवा करना उनके स्वभाव में ही है। वहीं पर संजय चौहान ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के प्रति विश्वास जताते हुए कहा है कि मुझे पार्टी द्वारा जो भी दायित्व सौंपा जाएगा उसका पूरे तन मन धन से निर्वहन करूंगा। दोस्तों, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कल इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक पटना के दीघा रिजॉर्ट में हुई है। 3 बैठकों के बाद इंडिया गठबंधन ने एकजुटता दिखाई और कहा कि इस बार कोई पार्टी नहीं बल्कि बिहार में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। जी हां, तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा है। यह आरजेडी परिवार वाली पार्टी है और इस पर किसी चर्चा की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये लालू यादव की पार्टी है और उनके बेटा ही चेहरा होंगे। बिहार में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। वहीं पर उधर कुछ दिन पहले राजद की ओर से अपने कार्यालय और फिर शहर में विभिन्न जगहों पर पोस्टर लगाया गया। पोस्टर के जरिए राजद की ओर सीधे कांग्रेस को ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। साथ ही सरकार बनने पर तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दो कि ये पोस्टर राजद नेत्री संजू कोहली की ओर से लगवाया गया है। जब पोस्टर में तेजस्वी की तस्वीर लगाई गई है, साथ ही साथ उसमें लिखा गया है कि उम्मीद की किरण है तेजस्वी, भरोसे का नाम है तेजस्वी, बिहार को खुशहाली की राह पर तेजस्वी ही लाएंगे। साथ ही साथ लिखा गया है कि जैसे सूरज का पूरब से निकलना सत्य है, वैसे ही 2025 में तेजस्वी का सीएम बनना भी तय है। ऐसा लग रहा है कि इस तरह का पोस्टर लगा करके राजद कांग्रेस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में नीतीश कुमार के एक बयान में पूरे बिहार में खलबली मचा दी है। जब वहीं पर अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार भी नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या फिर बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। दरअसल हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को सत्ता में आने का श्रेय देते हुए कहा कि वे एनडीए में बने रहेंगे। दरअसल खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि इस बात का दावा किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस खेलों में देश भर से हजारों युवा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जब पिछले 1 दशक में कई बार पलटी मारने वाले नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं हमेशा यहीं रहूंगा। मेरी पार्टी ने मुझे पहले भी कई बार इधर उधर भेजा है, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। मुझे मुख्यमंत्री किसने बनाया था? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नीतीश कुमार 1990 के दशक के मध्य से ही बीजेपी के सहयोगी रहे हैं, लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री का पद उम्मीदवार बनने के बाद उन्होंने नाराजगी जताते हुए एनडीए से नाता तोड़ लिया था। वहीं पर फिर से वे 2015 में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ महागठबंधन बना करके चुनाव लड़े और सफल रहे। वहीं पर फिर उन्होंने ऐसा कई बार किया कि बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर है और फिर ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार इस बार भी पलटी मारेंगे या नहीं। दोस्तों, बिहार में लॉजिस्टिक और खाद्यान्न परिवहन को नई दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत 3 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल खोलने की योजना है। जब खगड़िया के पसराहा स्टेशन पर सोनपुर रेल मंडल का तीसरा टर्मिनल 3 मई 2025 को शुरू हो चुका है, जबकि सितौल, चक सिकंदर और फिर तुर्की रेलवे स्टेशन पर भी जल्द ही टर्मिनल खोले जाएंगे। इस पहल से न केवल परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दोस्तों, मेडिकल में दाखिला के लिए होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट के पेपर को लेकर के परीक्षार्थी परेशान है कि ये बहुत मुश्किल था, लेकिन अब एक परेशानी फिर खड़ी हो गई है कि देश भर में परीक्षा के दिन रविवार को गिरफ्तार 11 शातिरों के साथ अब बिहार के अंदर से भी इस परीक्षा में खेल करने वाले पकड़े जा रहे हैं। नोएडा में रविवार को पकड़ाए गैंग का सरगना बिहार के दरभंगा का विक्रम कुमार शाह निकला है। अब बिहार के समस्तीपुर में बेगूसराय का एक डॉक्टर हत्या चढ़ा है। इन सभी का अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा माफिया संजीव मुखिया से कोई जुड़ाव है या नहीं, ये अनुसंधान का विषय बन गया है। संजीव मुखिया नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक के मुख्य आरोपी अभियुक्त है और फिर रविवार तक उसे केंद्रीय जांच ब्यूरो पूछताछ कर रही थी यानी कि सीबीआई। वहीं पर नीट परीक्षा का मुश्किल पेपर इस बार चर्चा में है, लेकिन इस खबर को दबाने वाली खबरें अब देश भर से सामने आ रही है। राजस्थान, ओडिशा, केरल के साथ नोएडा में रविवार को गिरफ्तारियां हुई थी। बिहार में परीक्षा से पहले शनिवार की रात पुलिस ने एक परीक्षा माफिया मिथिलेश समेत 3 को पूछताछ के लिए भेजा था, लेकिन अब नोएडा में पकड़े गए गिरोह के मुख्य सरगना विक्रम कुमार शाह के दरभंगा निवासी होने की खबरें सामने आई और इधर समस्तीपुर में एक डॉक्टर समेत 2 की कई एडमिट कार्ड और फिर भारी नकदी के साथ गिरफ्तारी हुई है।
दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक चौंकाने वाला फैसला किया है। उन्होंने मोतिहारी के ढाका विधानसभा सीट से राणा रणजीत सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये घोषणा इसलिए खास है क्योंकि राणा रणजीत सिंह एक हिंदू नेता है और फिर AIMIM का ये कदम बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की ये घोषणा कोई साधारण फैसला नहीं है। AIMIM जो मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी मजबूत पकड़ के लिए जानी जाती है, उन्होंने इस बार हिंदू उम्मीदवार को मैदान में उतार करके सभी को हैरान कर दिया है। जहां ढाका सीट पर राणा रणजीत सिंह का चयन न केवल AIMIM की रणनीति को दर्शाता है बल्कि ये भी संकेत देता है कि पार्टी अब व्यापक जनाधार बनाने की दिशा में काम कर रही है। बिहार की सियासत में जातिगत समीकरण और फिर धार्मिक ध्रुवीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं और ओवैसी का ये कदम इन समीकरणों को बदल सकता है। वहीं पर राणा रणजीत सिंह जो कि स्थानीय स्तर पर अपनी सामाजिक सक्रियता के लिए जाने जाते हैं, इस सीट पर एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनके चयन से AIMIM ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं है बल्कि सभी वर्गों के लिए काम करने को तैयार है। यह कदम उन मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है जो अब तक AIMIM को एक खास समुदाय की पार्टी मानते थे। आपको बता दूं कि ढाका विधानसभा सीट जो मोतिहारी जिले में आती है, अपने विविध मतदाता आधार के लिए जानी जाती है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की अच्छी खासी आबादी है और जातिगत समीकरण भी इस सीट के चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। पिछले कुछ चुनाव में ये सीट विभिन्न दलों के बीच कांटे की टक्कर का गवाह रही है। ऐसे में AIMIM का ये इस सीट पर हिंदू उम्मीदवार को उतारना एक साहसिक और रणनीतिक कदम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि राणा रणजीत सिंह का सामाजिक कार्य और फिर उनकी जमीनी पकड़ उन्हें इस सीट पर मजबूत स्थिति में ला सकती है। हालांकि उन्हें स्थापित दलों जैसे कि राजद, जदयू और फिर भाजपा के उम्मीदवारों से कड़ी चुनौती मिल सकती है। ओवैसी की इस चाल ने निश्चित रूप से ढाका सीट को बिहार चुनाव 2025 का एक हॉटस्पॉट बना दिया है। दोस्तों, अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहने वाले JDU विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कह दिया है कि उनकी चर्चा होने लगी है। गोपाल मंडल ने एक घटना का जिक्र करते हुए यादव जाति के लोगों को ढीठ बता दिया है और कहा है कि सरकार भले ही नीतीश कुमार की है लेकिन वर्चस्व यादव जाति के लोगों का ही है। जी हाँ, दरअसल भागलपुर के नवगछिया में एक दुकानदार विनय कुमार गुप्ता की जान ले ली गई जब इस घटना को लेकर के सियासत शुरू हो गई। इस घटना पर बोलते हुए JDU विधायक गोपाल मंडल ने आरोप बबलू यादव पर लगाया है। उन्होंने बबलू यादव पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि ये जाति ही ढीठ होती है। वहां पर कारोबारी की जान जाने के बाद JDU विधायक गोपाल मंडल उनके परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे थे। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए गोपाल मंडल ने सभापति के पति डब्लू यादव पर कारोबारी की जान लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दहशत फैलाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है। उन्होंने डब्लू यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला सोमवार को पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके NDA और BJP पर जोरदार हमला बोला, जहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर जातिगत जनगणना को लेकर के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना न केवल समय की मांग है बल्कि ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक निर्णायक कदम है। वहीं पर रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि भाजपा और RSS शुरू से ही जातिगत जनगणना के विरोधी रहे हैं क्योंकि उनकी नीतियों और फिर सोच में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जानबूझ करके 2011 में कांग्रेस द्वारा करवाई गई जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया और आज तक उस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। दोस्तों, एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी को महिलाओं के लिए खुशहाली का प्रतीक बता रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई में 3 ऐसी महिला शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है जो उत्तर प्रदेश से ट्रेन में विदेशी शराब की खेप लेकर के मुजफ्फरपुर पहुंची थी। इस खुलासे के बाद बिहार में शराबबंदी की सफलता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार को अपने गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि 3 महिला शराब तस्कर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से ट्रेन में भारी मात्रा में विदेशी शराब को लेकर के मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। इस सूचना के आधार पर उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार अपनी टीम के साथ इन तस्वीरों की तलाश में जुट गए हैं। दोस्तों, बिहार कांग्रेस में CM फेस को लेकर के 2 फाड़ दिख रहे हैं। जी आपको बता दें कि बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से CM फेस कौन होगा, इस बात पर कांग्रेस में ही घमासान छिड़ता हुआ दिख रहा है। एक और जहां प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू बार बार ये कह रहे हैं कि CM फेस पर फैसला बाद में किया जाएगा, वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने अपने ही पार्टी के प्रभारी की बातों को झुठला दिया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने में जुड़ा महागठबंधन CM फेस का कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहा है। जब पहले तो CM फेस को लेकर के महागठबंधन
गठबंधन में ही संग्राम छिड़ गया था, लेकिन अब कांग्रेस के भीतर भी दो फार होता तक दिख रहा है। एक तरफ बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण लाल और तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने तेजस्वी यादव को गठबंधन का नेता बता दिया है और कहा कि तेजस्वी ही गठबंधन के नेता हैं और रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।